तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बड़ी हैरान करने वाली या फिर कभी कभार ऐसा भी लगता है कि मज़ेदार खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर से निकल के सामने आई। दरअसल आज की ही बात है। कानपुर में अब आमतौर पर वैसे भी भीड़ ज़्यादा होती है, तो सारे लोग इकट्ठा हुए थे, अपने अपने कामों पर जा रहे थे। जो बैठे थे वो गप मार रहे थे, दुकानों पर चाय पानी कर रहे थे। अब लोगों की भीड़ भी थी, अलग अलग पोशाक में अपने अपने धर्म के हिसाब से सारे लोग कपड़े पहन के जा रहे थे। और इसी बीच एक महिला जो बुर्के में जा रही थी। अब आमतौर पे जैसे सारे लोग जा रहे थे वैसे इस महिला को भी चले जाना चाहिए था, किसी से क्या मतलब था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि जहाँ ये महिला जा रही थी वहाँ पे जो लोग थे, अचानक से उन लोगों को इस महिला के ऊपर कुछ डाउट होता है। अब जैसे ही डाउट हुआ तो फ़ौरन सारे लोग इस महिला के पास आते हैं। आने के बाद बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं तो अब तक तो 10% डाउट था, बातचीत होने के बाद 99% डाउट। लेकिन अभी 1% डाउट बचा था कि पता नहीं बात सही हो या गलत। तो फिर 1% क्लियर करने के लिए जैसे ही उस महिला के बुर्के का वो पर्दा हटाया गया तो फिर अंदर से उन्होंने जो कुछ देखा, यानी उस बुर्के के अंदर जो कुछ था, उसे देखने के बाद लोग हैरान भी हुए। लोगों का जो शक था वो यकीन में भी बदला। दरअसल इस बुर्के के अंदर एक पुरुष था। अब बुर्के के अंदर पुरुष तो फिर देखने के बाद लोगों को लगा कि ये जो शख्स है ये बच्चा चोर है, और यही है जो घूम घूम के बच्चे चुराता है। आमतौर पे कुछ ऐसे वीडियोस भी इस टाइम वायरल हुए थे। फिर क्या था, लोग उस शख्स को मारने पीटने लगते हैं बुरी तरीके से, लातों से, घूसों से। 2-4-5 मिनट तक मारते हैं, तब तक पुलिस भी आती है, आसपास के कुछ सम्मानित लोग भी आते हैं, बीच बचाव करते हैं, उस शख्स को बचाते हैं। उसके बाद फिर उसको बैठाते हैं। बैठाने के बाद फिर अब लोगों के मन में एक ही डाउट था, लोग गुस्से में भी थे कि ये बच्चा चोर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो इस तरह से बुर्के में क्यों घूम रहा। अब कुछ देर तक तो वो शख्स जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है। उसके बाद जब पूछताछ शुरू होती है तो फिर बताता है, और जो कुछ बताता है उसे सुनने के बाद लोग हंसते भी हैं, लोग ताजुब भी करते हैं कि किस तरह का इंसान है। दरअसल ये जो शख्स था इसका नाम था अंसार, और ये यूपी के ही औरैया का रहने वाला। अब औरैया का रहने वाला एक शख्स कानपुर में बुर्के में क्या कर रहा है, तो इसके बारे में इसने जो कुछ बताया वो कुछ इस प्रकार था कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, और ये गर्लफ्रेंड इसी कानपुर में रहती थी। गर्लफ्रेंड से इसे मिलना था, लेकिन गर्लफ्रेंड के घर वाले बड़े सख्त थे, यानी गर्लफ्रेंड को इस तरह से नज़रबंद रखते थे कि वो किसी से मिलती तो भी घर वालों को पता चल जाता। अगर किसी लड़के से अगर वो दोस्त भी है तो भी घर वाले इतराज़ करते। तो फिर लड़के ने बताया, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड ने और इस लड़के ने आपस में डिस्कस किया कि अगर मिलना है तो फिर लड़की की बेस में आना होगा, चूँकि लड़की की बेस के अलावा और फिर किसी चीज़ में तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, घर वाले जान जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो फिर यहीं अंसार ने प्लान बनाया और घर से बाकायदा ये बुर्का पहन के निकलता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। ये बुर्के में जाऊँगा, उसके अगर जो भाई होंगे, जो पिता होंगे, जो माँ होगी, अगर वो भी देखेगी तो कुछ जान नहीं पाएगी। अगर कहीं से पता भी चला तो ये बता देगी कि बुर्के में मेरी एक सहेली आई थी, फ्रेंड आई थी। लेकिन जब ये जा रहा था तो सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन इसने एक गलती कर दी। इसने पैरों में जो जूते पहने थे वो जूते मर्दाना थे। अब जैसे ही लोगों ने देखा कि बुर्के में एक मर्दाने जूते वाला, तो फिर उन्हें कुछ डाउट हुआ कि कहीं ये औरत के बेस में कोई आदमी तो नहीं। उसके बाद जब बातचीत करने गए तो आवाज़ से भी डाउट क्लियर ही हो गया। उसके बाद जब बुर्का उठाया तो देखा सच में आदमी, और आसपास के लोगों को लगा कि ये कोई बच्चा चोर है या फिर कोई क्रिमिनल है। तो फिर लोगों का जो हुजूम था टूट पड़ा और इस शख्स को बुरी तरह पीट दिया। तो एक कहानी थी, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं, जिसके लिए आपने वीडियो ओपन किया है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, मैंने आमतौर पर कुछ हनी ट्रैप की कहानी आपको सुनाई है, ज़्यादा नहीं लेकिन 3-4, और आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कहानियाँ सुनी भी होंगी। लेकिन आज की कहानी उन सारी कहानियों से उलट है। आज की कहानी में जो विक्टिम है और जो क्रिमिनल है जिसने ये क्राइम किया, इन दोनों का इतिहास भी एक तरह से आपस में जुड़ा हुआ था। भरोसे का खून होने का कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन फिर भी हो गया। तो अब सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं, और आज की कहानी की शुरुआत होती है फरीदाबाद से। फरीदाबाद में सेक्टर 8 है, और इसी सेक्टर 8 में एक थाना है, और इसी थाने में एक थाने के प्रभारी जो है नवीन। बात आज नहीं, माफ़ कीजिएगा, कल की है, संडे की। संडे को इसी थाने में
एक शख्स आता है। आने के बाद एकदम बेहद घबराया हुआ। अब जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं तो संजोग से उस शख्स को पहचान रहे थे। वो शख्स पास के इलाके का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अब उसे देखने के बाद एक बार तो पुलिस वाले भी थोड़ा सा चौंकते हैं कि इतना बड़ा आदमी थाने में क्या कर रहा। उसके बाद उसको बैठाया जाता है। बैठाने के बाद फिर कहा जाता है कि क्या बात है। इस पे वो शख्स कहता है कि ऐसे नहीं बता सकता, सबको बाहर करो और जो कंप्लेन दर्ज करने वाला है बस वही सुने। और ये बातें जो आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि कोई फिल्मी स्क्रिप्ट है, ये सारी चीज़ें वास्तव में कल हुई थी। उसके बाद फिर अब उतने बड़े आदमी की बात थी, सारे लोग वहाँ से हटते भी हैं। उसके बाद ये जो शख्स था ये बताना शुरू करता है और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 से। साल 2019 में ये जो शख्स था इसी फरीदाबाद के सेक्टर 14 में रहता था। सेक्टर 14 में इसका एक आलीशान बंगला था, आसपास गार्डन बना हुआ था, परिवार भी अच्छा खासा भरा पूरा था। बंगला था तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं थी। सेक्टर 6 में यानी सेक्टर 14 से थोड़ी दूर पे सेक्टर 6 में इसकी एक मेटल की फैक्ट्री थी, यानी उसमें कुछ लोहे की चीज़ें कुछ स्टील की चीज़ें बनती थी। अब स्टील का एक व्यापारी है, लोहे का व्यापारी है तो अच्छा खासा नाम था, अच्छा खासा रुतबा था, करोड़ों में तो इसकी इनकम थी। सारी चीज़ें बिल्कुल ईश्वर की कृपा से एकदम सही चल रही थी। अब साल 2019 में तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही चली। एकदम धंधा जो था फल फूल रहा था, करोड़ों में इनकम हो रही थी, घर में खुशियाँ थी। लेकिन फिर अचानक से कोरोना आ जाता है। अब कोरोना आया तो फिर आप सबको पता है कि कोरोना में सारी फैक्ट्रियाँ, सारे धंधे, सारी चीज़ें बंद हो गई। और यहीं से ये जो शख्स था इसका बिजनेस, इसकी फैक्ट्री भी बंद हुई। अभी अपने घर पे ही रहने लगा। उसके बाद लॉकडाउन भी लग गया। लॉकडाउन में फिर ये भी हो गया कि कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब जब ये हुआ कि कोई बाहर नहीं निकलेगा तो जो सारे लोग थे, चाहे हम हों चाहे आप हों, सभी लोगों का टाइम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ऐसे ही सोशल मीडिया पे गुजरता रहता था। अब इसी क्रम में ये जो शख्स था इसका भी टाइम, कुछ टाइम तक तो ये बीवी बच्चों के साथ रहता, लेकिन जब ये बोर होता तो फिर फेसबुक वगैरह खोलता। फेसबुक पे ही ये वीडियो वगैरह देखता रहता, लोगों से बातें करता, पोस्ट देखता कि क्या कुछ हो रहा। अब कुछ टाइम ऐसे भी गुजरा, नए नए लोग इससे ऐड भी होते गए, चूँकि उस टाइम में फेसबुक पे एक्टिव था। और इसी बीच एक लड़की की रिक्वेस्ट आती है। अब लड़की की रिक्वेस्ट आई जिसका नाम था ईशा। अब ईशा नाम से रिक्वेस्ट आई। आने के बाद ये जो शख्स था उसको चेक करता है प्रोफाइल में कि कौन है। प्रोफाइल खोलता है तो उसमें एक चीज़ बड़ी चौंकाने वाली निकली। इसे थोड़ा खुशी भी हुई, थोड़ा ताज्जुब भी हुआ। दरअसल जिस स्कूल से इसने हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई की थी उसी स्कूल से ये लड़की भी पढ़ी हुई थी, यानी ये लड़की इसकी बैचमेट थी। फिर क्या था, फ़ौरन इसने जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट किया। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद फिर सामने से मैसेज आया, इसने भी रिप्लाई दिया। रिप्लाई देने के बाद फिर दोनों बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले ईशा अपने बारे में बताती है, कहती है कि मेरा नाम ईशा है और तुमने मुझे पहचाना। अब जैसे ही ये पूछती है कि तुमने मुझे पहचाना तो फिर ये जो शख्स था एकदम चौंक जाता है कि ये कौन है, इस तरह से कैसे पूछ रही है। तो फिर ये कहता है कि नहीं। सामने से ईशा कहती है कि अरे गजब बात करते हो, मैं तुम्हारे साथ पढ़ती थी, तुम्हारी बैचमेट थी, अब तुम भूल गए, तुम बड़े आदमी हो गए, तुम बदल गए हो, तुम्हारे ऊपर पैसा हावी हो चुका है। अब इस तरह के एक मंत्रमुग्ध करने वाला एक कटाक्ष जब सामने से आया तो फिर जो ये व्यापारी महोदय थे ये भी थोड़ा सा विचलित होते हैं। इनको लगता है कि ये कौन इस तरह से ताने भी दे रही है, लड़की को बुरा तो नहीं लग गया। तो फिर ये कहते हैं पहचाना तो नहीं, लेकिन अब याद करने की कोशिश करूँगा, 1-2 दिन में याद आ जाएगा। अब इस पे लड़की कहती है कि गजब बात है, 1-2 दिन में तुम्हें याद आएगा। अब इस शख्स को बड़ा अजीब लगा कि ये कौन सा मामला है, मैं इसको पहचान क्यों नहीं रहा हूँ। ये फ़ौरन आसपास के जितने दोस्त थे उसके कॉलेज के टाइम के, स्कूल के टाइम पे, उन सब से ये कांटेक्ट करता है। उन सब से कांटेक्ट करने के बाद फिर बातचीत करता है और पूछता है कि क्या कोई ईशा नाम की लड़की थी। अब सारे दोस्त जो थे एक सुर में जवाब देते हैं कि यार तुम ईशा को भूल गए। ईशा इतनी होनहार लड़की थी, पढ़ने में भी तेज़ थी, सबसे खूबसूरत थी। अब जैसे जैसे ये सारी बातें उसके दोस्त बता रहे हैं, बिजनेसमैन जो था बेचारा एकदम उसकी खुशी का ठिकाना नहीं कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की सामने से मैसेज कर रही है। किसी ने सच कहा है कि अगर जेब में लक्ष्मी हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। यानी तमाम तरह के जो ख्याली पुलाव थे इस बिजनेसमैन के अंदर आ गए, एकदम फूल के कुप्पा हो गया। अब बातचीत शुरू हो गई, धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई
और दोस्ती जब आगे बढ़ी तो फिर इसने पूछा कि तुम क्या करती हो, शादी हुई या नहीं हुई। तो फिर ये बताती है कि हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरा पति जिसका नाम है रक्षित, नोएडा में उसका कुछ काम चल रहा है, लेकिन मैं अपने पति के साथ ज़्यादा खुश नहीं हूँ। अब जैसे ही ये बात ईशा बोलती है तो फिर सामने से जो बिजनेसमैन महोदय थे वो कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया। फिर वो तमाम तरह की वही अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाती है कि मुझे ये दिक्कत है, मेरा पति मेरा ख्याल नहीं रखता। अब जैसे जैसे ये बातें बिजनेसमैन महोदय सुन रहे हैं तो उनको भी बुरा लग रहा है कि इस लड़की के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा, काश मैं इसका पति होता तो मैं ऐसे रखता वैसे रखता, तमाम तरह की वही बातें आने लगी। अब इधर लॉकडाउन लगा है, दोनों फेसबुक पे बात कर रहे, बात धीरे धीरे आगे बढ़ी, दोस्ती गहरी हो गई, एक दूसरे के साथ नंबर भी शेयर हो गया। अब नंबर शेयर हो गया, इसके बाद ये दोनों व्हाट्सएप पे जब ऐड हुआ तो फिर दोनों में बातें फ़ोन पे शुरू हो गई। और जब बातें फ़ोन पे शुरू हुई तो फिर ये जो शख्स था बिजनेसमैन महोदय, इसने देखा कि ये जो ईशा है कहीं ना कहीं मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही। अब जब इसे लगा अट्रैक्ट हो रही तो ये भी खुश हो गया। फिर बातों ही बातों में दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज़ भी कर दिया। प्रपोज़ हुआ, प्रपोज़ होने के बाद प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी हुआ। अब इसके बाद इंतज़ार था तो बस एक चीज़ का कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो, और लॉकडाउन जल्दी से जल्दी अगर ख़त्म होगा तो हम दोनों लोग जल्द से जल्द एक दूसरे से मिल सकेंगे, एक दूसरे से बात कर सकेंगे, एक दूसरे के सामने बैठेंगे, एक दूसरे की फीलिंग समझेंगे। अब फ़ोन पे ही बातें होती रही, धीरे धीरे वक्त भी गुजरा, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, साल 2020 आ गया। और साल 2020 में जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो फ़ौरन बिजनेसमैन महोदय कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है। अब जैसे ही ये बात ईशा सुनती है तो कहती है कि देखो ऐसे तो मिलना पॉसिबल नहीं, मैं कहीं आ भी नहीं सकती, मेरा जो पति है बड़ा सख्त है। तो एक काम करो, तुम आ जाओ नोएडा में जब मेरा पति काम पे निकला रहेगा तो दिन में 3-4 घंटे का वक्त रहेगा, उसके बाद तुम मेरे घर पे आ जाना, मैं तुमसे मिल लूँगी। अब ये जो बिजनेसमैन महोदय थे, इनकी आंखों पे एक तरह से प्यार का या फिर चाहे जो आप समझिए उसका पर्दा चढ़ चुका था। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ ये फ़ौरन डेट तारीख मुकर्रर करते हैं। मुकर्रर करने के बाद भाग के पहुंचते हैं ये नोएडा में इसके घर पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फिर बात होती है एक दूसरे से, प्रपोज़ल पहले ही हो चुका था। उसके बाद फिर दोनों उस एकांत को बर्दाश्त नहीं कर पाते और एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे काम करते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। अब ये चीज़ें जैसे पूरी होती है, 3-4 घंटे का वक्त बीतता है। जो बिजनेसमैन महोदय थे एकदम खुशी का उनका ठिकाना नहीं कि एक स्कूल की गर्लफ्रेंड या फिर क्रश कहें, इतने सालों बाद गर्लफ्रेंड बनी और आज मैंने उसके साथ सेक्स कर लिया, अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसी खुशी को लेके ये घर पे आते हैं। आने के बाद फिर ईशा से बातचीत शुरू। इसके बाद ईशा एकदम दुखी, पूछते हैं कि क्या हुआ। ईशा बताती है कि यार देखो मुझे कुछ बिजनेस वगैरह करना है और मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे अगर कुछ मिल जाते कहीं से तो मैं कुछ कर लेती, अपने पति को छोड़ देती। अब जैसे ही ये बात ये सुनते हैं तो कहते हैं ऐसी कौन सी दिक्कत है, मुझसे बताओ कितने चाहिए। और ईशा कहती है कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। अब 20 लाख रुपए जब सुनते हैं तो थोड़ी देर तक तो ये एक तरह से उनको सदमा लगता है, लेकिन अब चूँकि ये एक तरह से जुबान दे चुके थे, फिर इन्होंने 20 लाख रुपए ईशा के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। अब ईशा के नाम जो ट्रांसफ़र किया उसके बाद फिर इन्हें लगा कि अब ईशा कुछ काम धंधा शुरू करेगी, लेकिन असल में इसका धंधा और काम तो कुछ और ही था। और यहीं से जैसे इसने 20 लाख रुपए भेजे तो यहीं से गंदा खेल शुरू हुआ। अब ईशा आए दिन इसको कहती कि मुझे इतने रुपए चाहिए, इतने पैसे चाहिए। आए दिन ये पैसे भेजता रहता, आए दिन ये अपने हर संभव कोशिश करता ईशा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और लगभग 1 साल के अंदर यानी साल 2020-21 में ही ये जो रकम थी 1 करोड़ पहुंच गई। यानी 20 लाख से खेल शुरू हुआ था और 1 करोड़ रुपए ईशा ने इस व्यापारी से लूट लिए थे और अभी तक इस व्यापारी को भनक तक नहीं। अब जब 1 करोड़ रुपए हो गए तो फिर कहीं ना कहीं इसको भी लगा कि प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें अपनी जगह, दोस्ती भी अपनी जगह, लेकिन ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की मुझे यूज कर रही। बहरहाल ये ख्याल आने में भी काफ़ी टाइम लग चुका था। अब इसके बाद जब ये कहते हैं कि अब मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, तब सामने से गंदा खेल शुरू होता है। सामने से ईशा बोलती है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो फिर मैं दिल्ली जाऊंगी, वहाँ पे तुम्हारे खिलाफ रेप का चार्ज लगवाऊंगी और तुमको जेल भिजवाऊंगी। तुम इज्जत से भी जाओगे, पैसे भी से जाओगे, और अगर रेप का चार्ज मैंने लगवा दिया तो कंपनसेशन में मैंने चाहे जितना मांगूंगी तुम्हें देना पड़ेगा।
अब जैसे ये बात ये व्यापारी सुनता है तो इसके पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई कि जिस लड़की के प्यार में, जिस लड़की की दोस्ती में मैं ये सब कर रहा था, वो तो क्या से क्या निकल गई। बहरहाल अब इसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसके बाद फिर से ये पैसे देना शुरू करता है, कभी 10,000, कभी 1 लाख, कभी 10 लाख, कभी 20 लाख। और देखते ही देखते साल 2022 के अंत तक ये जो आंकड़ा था 1 करोड़ और पार हो गया। यानी 2020 से 2022 के अंत तक टोटल 2 करोड़ रुपए ये लड़की कभी प्यार से तो कभी ज़बरदस्ती ब्लैकमेल के नाम पे इस व्यापारी से ऐंठ चुकी थी। अभी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए एक डर ये भी था कि अगर पत्नी को पता चला, घर वालों को पता चला, तो घर वाले क्या समझेंगे कि मैं किस तरह का कैरेक्टरलेस था कि एक लड़की से मिलने के लिए नोएडा चला गया, अपनी वीडियो बनवा लिया, तमाम तरह की चीज़ें कर ली। इसी डर से ये लगातार पैसे देता रहा। साल 2023 आ गया। साल 2023 में पैसे मांगने का जो सिलसिला था बदस्तूर जारी रहा। अंत में जब इसको कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या करेंगे, कब तक देना होगा, क्या देना होगा, तो फिर इसने फ़ोन किया ईसा को और बोला कि एक काम करो, तुम एक फ़ाइनल रकम बता दो जो मैं दे भी सकूं, और दे कि ये सारा गंदा खेल ख़त्म करो और मुझे चैन से जीने दो, चूँकि 2 साल में मैंने कई बार तो आत्महत्या करने की कोशिश की। अब जैसे ये बात ईसा सुनती है तो ईसा कहती है कि एक काम करो, 5 करोड़ रुपए तुम मुझे दे दो और इस जाल से मुक्त हो जाओ। अब 5 करोड़ का नाम एक तरह से सुनने के बाद, चूँकि लॉकडाउन के बाद जैसे तैसे तो धंधा संभला था, तो 5 करोड़ का नाम सुनने के बाद एक तरह से फिर एकदम बदहवास कि 5 करोड़ कहाँ से दूंगा। तो फिर कहता है कि देखो 5 करोड़ तो मेरे पास नहीं है और मैं तुम्हें कोई पैसा दे नहीं पाऊंगा, तुम्हें जो करना है करो, अब जो होगा ईश्वर के हाथ में, मैं एकदम हार चुका हूँ। अब जैसे ही ये बात ईसा सुनती है तो सुनने के बाद फिर धमकी, ब्लैकमेलिंग, सारी चीज़ें करती रहती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ था जिससे इस व्यापारी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये ब्लैकमेल करते हुए इग्नोर कर देता। उसने कहा कि जो कर पाओ कर लो। तभी इसी शनिवार यानी परसों ये जो व्यापारी था अपनी फैक्ट्री में बैठा हुआ था और अचानक से कुछ लोग, उसमें ईसा थी, ईसा का पति रक्षित था, और 1-2 लोग आए और अचानक से इस व्यापारी के ऊपर हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद इसको अच्छा खासा मारते पीटते हैं, साथ ही धमकी देते हुए बाहर जाते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे खिलाफ मैं FIR करूँगी, रेप का और यौन शोषण का और तमाम तरह की और कार्रवाइयाँ तुम्हारे खिलाफ करूँगी और तुमको बदनाम कर दूँगी, और जो भी फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स हैं वो सारी चीज़ें मैं वायरल कर दूँगी। अब जब सामने से ही अटैक हो गया, शायद कुछ लोगों ने देखा भी हो, तब जाके इस बिजनेसमैन को लगा कि अब ये मामला जो है ऐसे नहीं सुलझेगा, अगर मैं पैसे दे भी दूंगा तो भी मुझे देना पड़ेगा। इसके बाद जाके इसने थाने में कंप्लेन की। अब जैसे ही जो पुलिस वाले थे ये बात सुनते हैं तो फिर पूछते हैं कि कौन था, कौन लड़का आया जिसने तुमको मारा, या फिर कौन लड़की थी, उसकी ID बताओ, तुमने पैसे कैसे दिए। तो फिर यहाँ से भी एक हैरान करने वाली बात पता चली। दरअसल जो पैसे मांगने की बात होती थी वो महज WhatsApp कॉल पे होती थी, यानी ऐसी कॉल जिसको अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना ही कुछ। हालांकि कुछ चैट वगैरह मिली थी और इन्हीं चैट को आधार बनाने के बाद पुलिस वाले अब इस नंबर को सर्विलांस पे लगा देते हैं। पुलिस वाले इस नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं। लगाने के बाद फिर खोजबीन शुरू होती है। लगभग 12 से 14 घंटे का वक्त लगता है और किस्मत से ईशा और उसके पति रक्षित की लोकेशन मिल जाती है। लोकेशन मिलने के बाद फ़ौरन पुलिस की टीम जाती है नोएडा से, वहाँ से उस ईशा को, रक्षित को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके लाती है। लाने के बाद अब पूछताछ शुरू हुई है और साथ ही ये भी जानना है कि कितने और शिकार इसके रह चुके हैं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये जो कहानी थी सबसे अलग थी, क्योंकि आमतौर पे कोई बाहरी हो वो ब्लैकमेल कर दे, आपके पास कोई फर्जी ID से मैसेज करे, आप ना समझ पाएँ, आप वीडियो कॉल पे बात कर लें या फिर आप मिलने चले जाएँ, तब तो माना जा सकता है कि आपके साथ हनी ट्रैप हुआ है। लेकिन आपकी कोई बचपन की क्लासमेट हो या फिर बचपन की कोई फ्रेंड हो, वो आपको मैसेज करे ये बता के कि मैं आपकी बचपन की फ्रेंड हूँ, आप बाकायदा क्रॉस चेक भी करें अपने दोस्तों से कि ये मेरी फ्रेंड थी या नहीं थी, मेरे साथ पढ़ती थी या नहीं थी, तो पता चले कि हाँ ये लड़की तो सच में पढ़ती थी, तो जाहिर सी बात है आप ऐसे लोगों पे भरोसा करेंगे और यहीं से ही आपके भरोसे का जो खून है वो हो सकता है। तो इस कहानी में पता नहीं किसकी गलती थी, क्योंकि आमतौर पे हम ये डिसीजन बना लेते हैं कि अगर ये शख्स इस तरह से कैरेक्टरलेस ना होता, एक कॉल में, एक चैट में ना पढ़ता, तो ये सब ना होता। लेकिन अगर सामने से कोई आपका दोस्त मैसेज करे तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं।
अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई पहला वाक़या है। जब मैं इस कहानी के बारे में पता कर रहा था, तो अब किसी कहानी के बारे में आपको जानना हो तो आप संबंधित थाने में भी बात करते हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये पहला वाक़या था। साल 2021 में एक सेम ऐसे एक बिजनेसमैन ने तो बेचारे ने सुसाइड कर लिया, और वजह बस यही थी कि हनी ट्रैप में फंसा के उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। थोड़े टाइम तक तो वो बर्दाश्त किया, लेकिन वो दिल का कमज़ोर निकला और उसने अंत में अपनी जान दे दी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी से आप लोग ज़रूर कुछ सीखिएगा। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था, मैंने एक साइंटिफिक नाम बताया था, फाइकस बेंगोलिसिस। ये फाइकस बेंगोलिसिस भारत के किसी राष्ट्रीय एक जो चिन्ह है उसका वैज्ञानिक नाम है। मैंने 4 ऑप्शन भी दिए थे, कमल, बाघ, मोर और बरगद। तो जो सही ऑप्शन है वो है बरगद। बरगद का ही साइंटिफिक नाम है फाइकस बेंगोलिसिस। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो दिया है राजेश सौ जी हैं, जो थॉमस जी हैं, पवन कुमार जी हैं, अवंती होरो जी हैं, सुखविंदर कौर जी हैं, नितेश नायक जी हैं, राजेश आमले जी हैं, मीनाक्षी अरोरा जी हैं और शैलेश महात्रे जी हैं और के ठाकुर जी हैं, नज़ीर अख्तर जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, फारूक कुरैशी जी हैं और सहजेब खातून जी हैं और सुनील कुमार जी हैं, हरीश मोहन जी हैं, सोहेल खान जी हैं, राकेश जी हैं, सोनू सिंह जी हैं, लेडी फिंगर हैं और अरमान सिंह जी हैं, क्रेब राइट्स जी हैं, ओमेंद्र नाथ पांडे जी हैं, पुनीत राजपूत जी हैं और अंचल जी हैं और राज सोनी हैं और अबीद खान जी हैं। आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही ज्ञान बढ़ाते रहिए, अपना भी, हमारा भी, सबका। और इससे फ़ायदा होता है कहीं ना कहीं 4 लोगों के आप सामने जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पढ़ी लिखी जैसी फीलिंग आती है, अगर हमें इसका जवाब मालूम हो तो। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पर जो कलाकार हैं चित्रकारी करते हैं। कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पे जो कलाकार हैं वो चित्रकारी करते हैं, और इसका उपयोग स्कूल के जूते को बनाने में भी होता है। यानी एक ऐसी चीज़ जिसका एक यूज है कि उससे जूते भी बनाए जाते हैं स्कूल वाले, और उसी पे कलाकार जो है वो पेंटिंग यानी चित्रकारी भी करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला है कागज़, दूसरा है रेशम, तीसरा है सीमेंट और चौथा है कैनवास। तो जो सही ऑप्शन आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।